अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। न्यूजीलैंड के इनकार के बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आकर क्रिकेट खेलने से माजरत किया है। अब इस पर ऑब्वियसली चेयरमैन पीसीबी को गुस्सा आना ही था, आ गया कह रहे हैं कि अब किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करेंगे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये ब्लॉक बनाकर एक हो जाते हैं। अब रमीज़ राजा साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ ना होने से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वसूल करके दिखाएंगे। वो वर्ल्ड कप में भारत के साथ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी निशाने पर होंगे। जज्बात की हद तक तो नाज़रीन ये दुरुस्त है, लेकिन क्या रमीज़ राजा वाकई ऐसा कर सकते हैं? वो कैसे न्यूजीलैंड से नुकसान का इजाला करवाएंगे? क्योंकि ऐसा ही तो ऐलान नजम सेठी ने भी किया था ना, याद कीजिए ज़रा। तो ये दावा था, लेकिन फिर आईसीसी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ही मुस्तरद कर दिया था। तो क्या इस बार मामला मुख्तलिफ हो जाएगा? होगा। इस पर बात करने के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। शुक्रगुजार हूँ इकबाल बेग साहब आपके वक्त का। सर, चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं कि किसी किस्म की कोई रियायत नहीं करेंगे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये ब्लॉक बनाकर एक हो जाते हैं। इकबाल साहब, हम कर क्या सकते हैं? महज जज्बाती बयान है या वाकई हमारे पल्ले है कुछ? देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है, बहुत बहुत शुक्रिया किरण नाज आपका। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो इसी तरह के बयान की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट को बहुत दूर कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया। इस वक्त इनको उठाने की ज़रूरत है, इस वक्त इनकी हिम्मत अफजाई की ज़रूरत है, और रमीज़ राजा ने उसी हिसाब से ये बयान दिया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आईसीसी में चूँकि लॉबी इंडियन लॉबी है, वहाँ पर हमें अपना केस लड़ने में कदर दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब डिपेंड करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन रमीज़ राजा पर कि वो क्या स्ट्रैटेजी इख्तियार करते हैं। कल तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में, जिस तरह से आप उनकी गुफ्तगू सुनवा रही थी, उन्होंने कह दिया कि हम टिट फॉर टैट करेंगे। अगर इंग्लैंड नहीं आती पाकिस्तान कोविड की वजह से या किसी और वजह से, तो हम भी नहीं जाएंगे। अब आप देखें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का दौरा मयार कि लास्ट ईयर हमारी टीम मुश्किल हालात में इंग्लैंड के दौरे पर गई, हमारे खिलाड़ी 14 दिन क्वारंटीना में रहे। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो प्रेस रिलीज जारी करता है वो ये कहता है कि खिलाड़ियों की जहनी सूरत हाल और जहनी और जिस्मानी सेहत के ख्याल को मद्देनजर रखते हुए दौरा मंसूख किया गया है। तो क्या हम वही थर्ड वर्ल्ड कंट्री है? क्या हम अब भी अंग्रेजों के गुलाम हैं कि हम उनकी मदद के लिए तो पहुंच जाए? उनके टीवी राइट्स की वजह से उनको बहुत नुकसान, माली नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन जब हमारी बारी आए 2 T20 खेलना हो तो गोरी चमड़ी सारी एक हो जाए। मेरे ख्याल में किरण ये मुनाफिकत है, और इसके सद्देबाब के लिए हमें जो है एक मजबूत रवैया इख्तियार करना होगा। इकबाल साहब, आपने कहा कि आईसीसी अगर हम जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पर इंडियन लॉबी मौजूद है। सर, आईसीसी में जाए बगैर भी क्या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी की जा सकती है कि जिससे जो नुकसान की बात की जा रही है, जो भरपाई की बात की जा रही है, वो वसूल किया जा सके? देखिए, आईसीसी में जाए बगैर तो वसूल नहीं किया जा सकता। हमें अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा, हमें अपनी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बेहतर बनाना होगा, स्पॉन्सर्स लेकर आने होंगे, जब ही माली खसारा मुमकिन हो सकता है। और हमें अपनी 6 की 6 पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ को किरण एक प्लेटफॉर्म पर रखना होगा। गुज़िश्ता क्रिकेट बोर्ड के दौर में फ्रेंचाइजीज़ अदालत से रुजू करने चली गई थी, बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मामला तय हुआ, लेकिन आग भड़कती रही। तो इसके लिए हमें अपने फाइनेंशियल मॉडल को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि आपका जब तक फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नहीं होंगे। आईपीएल की एग्जांपल ले लें, आईपीएल क्यों कामयाब है कि वहां डॉलर्स के खजानों के मुंह खोल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की क्रिकेटर्स खींचे खींचे चले आते हैं। और आईपीएल जब होती है तो दुनिया के बेशतर ममालिक अपनी क्रिकेट सीरीज नहीं रखते। आप आईपीएल का तस्करा करें ना सर, तो फिर मुझे कहिए सर, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो ऐलान किया है कि न्यूजीलैंड की टीम नवंबर में भारत का दौरा करेगी, इस ऐलान के बाद तो सर वाज़ेह नहीं हो जाता कि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है? पाकिस्तानी हुक्मरान उसे बैनुल-अक़वामी सियासत से जोड़ रहे हैं। आपको भी लगता है कि इमरान खान के अमेरिका को वो एब्सोल्युटली नॉट कहना, ये इन तमाम मामलात के पीछे वजह है? एक वजह किरण आपने बिल्कुल सही कहा, ये हो सकती है। अब लगता है बिल्ली थैले से बाहर निकल आई है। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने नवंबर में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को खुशामदीद कहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पसे पर्दा खेल, मुझे तो लग रहा है किरण के वही बिग 3 का मामला वापस आ गया है जो अब से चंद बरस कबल था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और उसके अलावा भारत शामिल थे। और उनके साथ अब न्यूजीलैंड भी मिल गया है, अफगानिस्तान भी भारत को सपोर्ट करता है आईसीसी में। तो हमें आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश
बांग्लादेश अगर हमारा साथ देता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर उसके अलावा श्रीलंका हमारे साथ खड़ा है। वेस्ट इंडीज़ पैसों के चक्कर में रहता है, तो मैं समझता हूँ हमें आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वाज़ेह हिकमत अमली हमें इस तरीके से जो है दूर रख सकती है। अच्छा सर, रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पर कभी भी होम सीरीज नहीं खेलेंगे। अब वेस्टर्न ब्लॉक हमेशा अपना मतलब निकलवाता है और छोड़ देता है। सर, क्या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड ने न्यूट्रल वेन्यू की कोई ऑफर की है? आपके इल्म में है ऐसा, क्योंकि खबरें इस तरह की आ रही थी? देखिए किरण, ऑफर तो नहीं की, लेकिन उनका माइंड सेट यही है कि पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना, अगर कहीं और खेलना है, क्योंकि आईसीसी का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है उसके लिहाज से दोनों ममालिक को बाहमी सीरीज़ खेलना है, बायलैटरल सीरीज़। तो अगर पाकिस्तान में न्यूजीलैंड या इंग्लैंड नहीं आकर खेलती और कहीं और होता है, तो वो ये एक ऑप्शन खुला रख रहे हैं कि आईसीसी में जब वो जाएँ तो आईसीसी को ये कहें कि साहब हम पाकिस्तान से तो खेलना चाहते हैं लेकिन न्यूट्रल वेन्यू पर। लेकिन पाकिस्तान ने माजी में न्यूट्रल वेन्यू पर, आपको याद होगा 3 मार्च 2009 को जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर, तो हमने न्यूट्रल वेन्यू पर खेलकर बहुत देख लिया, बहुत नुकसान बर्दाश्त कर लिया। हमारी जो नई नस्ल है जो क्रिकेट के हीरोज़ को अपनी आंखों के सामने एक्शन में देखना चाहती है, वो महरूम रही। क्रिकेटर्स हमारे ग्रूम नहीं हो सके। तो मेरे ख्याल में अब जो स्टांस है रमीज राजा के कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे, बिल्कुल दुरुस्त है। जब तक आप उनको आंखें नहीं दिखाएंगे, कब तक आप उनके स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। बेग साहब, मुझे ये कहिए सर, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी तो ये बताया गया था ना कि वो पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास ये वक्त की कमी थी या मैनेज चीज़ें नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से हम इस पर डिसीजन नहीं ले सके। अब जो सिचुएशन आई है, इंग्लैंड की टीम नहीं आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम नहीं आ रही है, तो इसके बाद क्या आपके पास कुछ खबरें हैं, इस पर सोचा जा सकता है या करीब में हम देख रहे हैं इस तरह की कोई सीरीज होते हुए? देखिए किरण, मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से राब्ता किया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस कोशिश में है कि वर्ल्ड कप से कबल, क्योंकि 24 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच खेलेगा और उससे पहले टीमें जो हैं 8-10 दिन पहले चली जाएंगी। तो पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि नवंबर में श्रीलंका के साथ कुछ नहीं तो 3 या 5 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ कराई जाए, ताकि श्रीलंका की टीम को भी प्रैक्टिस हो सके और हमारी टीम जिसकी प्रैक्टिस को बड़ा नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। वेस्ट इंडीज़ में हमारे 5 T20 थे, 4 वॉश आउट हो गए, 1 का फैसला नतीजा बरामद हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ हमारे 2 T20 थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 थे। तो हमारी जो वर्ल्ड कप की तैयारी है उसको शदीद धचका लगा है। तो मैं समझता हूं खेल को सियासत से दूर रखने कहा जाता था, अब तो खेल में मुकम्मल सियासत खेल में ही हो रही है। आप मेरे साथ ही मौजूद हैं इकबाल बेग साहब। नसरीन, ये बोर्ड की मुनाफकत और इनका ये दोहरा मयार अब बड़ा खुलकर सामने आ रहा है। सिक्योरिटी खदशात पर इंग्लैंड ने कई ममालिक के दौरे मनसूख किए, लेकिन अपने मुल्क में बम धमाकों के बावजूद क्रिकेट करवाई। बरतानवी सहाफ़ी ने इंग्लिश बोर्ड का ये दोहरा मयार बेनकाब किया है। देखिए ज़रा, तो बेग साहब देख रहे हैं आप ये दोहरा मयार। एंड देन सर, अभी भी न्यूजीलैंड की जो विमेन टीम है वो इंग्लैंड में ही मौजूद है। वहाँ की इंटेलिजेंस इत्तलात भी हैं कि इस तरह का कोई अटैक, कोई हमला वगैरह होने वाला है, लेकिन ना इंग्लैंड इस सीरीज़ को मुलतवी कर रहा है, ना न्यूजीलैंड विदड्रॉ कर रही है सीरीज़ को। ये बड़ा दोहरा मयार खुलकर भी सामने आ रहा है और पता चल रहा है कि ये मिली भगत ही थी जो कुछ पाकिस्तान के साथ इन दोनों टीम्स ने किया, इन दोनों बोर्ड्स ने किया। सर बिल्कुल किरण, आपने सही कहा, ये दोहरा मयार ही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप देखें कि लेस्टर में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान मैच खेला जाना था। कल जो है एक इत्तला आई कि बम धमाका हो जाएगा और बम की इत्तला आई, उसके बाद प्रैक्टिस मंसूख की गई न्यूजीलैंड की टीम की। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह पाकिस्तान में दौरा अधूरा छोड़कर वतन वापस गई, वतन वापस नहीं गई और आज उनका मैच शेड्यूल है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये गोरी चमड़ी जितने मगरबी ममालिक हैं ये एक हो गए और ये अपने आप को सुपीरियर समझते हैं गालिबन। और आपने जो इशारा किया कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का बयान, फिर उसके अलावा आपको अंदाज़ा होगा कि अर्जेंटाइन जो हमसे तैयारे ख़रीद रहा है, उसके अलावा अफ़गानिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान और चीन मिलकर अफगानिस्तान को एस्टैब्लिश करने में मदद दे रहे हैं। तो ये सारा अगर आप इस तनाजुर में देखें तो ये बहुत बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे, कीमती वक्त अपना दे रहे थे। मुश्ताक अहमद भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर क्रिकेटर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक साहब। एब्सोल्युटली नॉट, वज़ीर आज़म साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया था, बड़ा क्लियरली बता दिया था। उसकी कीमत चुका रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। श्योर, देखें ये बहुत उन्होंने जब इतना जबरदस्त किस्म का मैसेज दिया है और ओवरऑल देखें मॉरली इंग्लैंड ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ।
हमने 2-3 दफा उनको इतना ज्यादा ऐसे मौके पे जाके क्रिकेट खेली जिसके ऊपर कोई नहीं चाहने के लिए तैयार था, ना इंडिया, ना ऑस्ट्रेलिया, ना न्यूजीलैंड। उस वक्त कोविड की सिचुएशन बहुत तेजी से फैली हुई थी, उसके बावजूद हम वहां पे गए और जाके मैचेस खेलने। दे शुड रिमेंबर दिस एंड दे शुड एक्चुअली रिस्पेक्ट कि जो लोगों ने उनकी इज्जत की थी तब, जब उनको जरूरत पड़ी थी तब, अब हमारा टाइम आया तो वो उन्होंने बैकअप कर लिया। दिस इज नॉट राइट फॉर इंग्लैंड बेसिकली। अच्छा मुश्ताक साहब, अब पाकिस्तान की, जी आपको आवाज आ रही है मेरी? पाकिस्तान के पास सर अब क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने जो करना था वो तो कर चुके, अब पाकिस्तान क्या कर सकता है सर? बड़ी सिंपल सी बात है, आप देखिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने के लिए पाकिस्तान में इवेंट्स होने चाहिए, इनको बताना चाहिए, आईसीसी को जाके जंप इन करना चाहिए। आईसीसी का रोल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी को सर नजम सेठी भी तो गए थे आईसीसी। जी सॉरी, तब भी तो कुछ नहीं हुआ था। नजम सेठी भी तो गए थे इंडिया का मामला लेकर, जब इंडिया ने विथड्रॉ कर दिया था सीरीज को, वो भी तो गए थे सर, उल्टा लेने के देने पड़ गए थे पाकिस्तान को। अभी आप कह रहे हैं कि हमें आईसीसी जाना चाहिए। मतलब सारा ये कि आईसीसी जब ऑर्गेनाइजेशन, ये देखे ना, कम्युनिकेशन की बात है। अगर कम्युनिकेशन, रमीज भाई आई थिंक ही इज गॉट अ कैलिबर एंड ही प्लेड दिस गेम फॉर मेनी इयर्स फॉर पाकिस्तान। ही अंडरस्टैंड द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज ऑफ आईसीसी से कैसे बात करनी है। और हमारी टीम कोई ऐसी हमारी टीम थोड़ी है, माटी टीम थोड़ी है कि जिसका दिल चाहता है जैसे मर्जी उसको यूटिलाइज किया जाए। हम भी 1-2 दफा उनको डराएंगे, हम भी कहेंगे कि जी क्यों आए, हम बताएं ना वर्ल्ड कप में क्यों आए हम। आपके पाकिस्तान एक ब्रांड है, पाकिस्तान की टीम एक ब्रांड है, इसके ऊपर चीजें बिकती हैं अल्लाह की मेहरबानी से, टूर्नामेंट बिकते हैं। मुझे पता है ना, अब इंग्लैंड वालों को पता होना चाहिए कि कितने पाकिस्तानी एशियन रहते हैं उधर पे, और वो जब इनको पता चलेगा कि जी पाकिस्तान को इन्होंने सपोर्ट नहीं की, तो पॉलिटिकली, मुझे पॉलिटिक्स का इतना पता तो नहीं है, मगर पॉलिटिकली आप देखें कितने लोगों को आपने खिलाफ कर लिया है, आपकी इस पॉलिसी ने खिलाफ कर लिया आपको। आई थिंक ये इंग्लैंड को ये जानना चाहिए। मैं जब इंग्लैंड की कोचिंग कर रहा था, मैंने उनको 10 साल पहले ये बात बता दी थी। मैंने कहा याद रखना, तुम्हारी पार्लियामेंट में एक दिन इंशाल्लाह ताला हमारे इतने लोग होंगे। वो कहते वो क्यों? मैं कहा बिकॉज वी आर हार्ड वर्किंग नेशन और हम गिव अप करने वाले लोग नहीं है, और इसलिए वजह से हम मेहनती लोग हैं। अब इन्होंने क्या करना है, इनको पता है जब पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों को पता चलेगा, तो डू यू थिंक सो देयर विल बी हैप्पी कि जो इन्होंने किया है वो फिर ऑन करेंगे इस कंट्री को? नहीं करेंगे ना, इंग्लैंड की पॉलिसी को ऑन नहीं करेंगे वो। मुश्ताक साहब बिल्कुल नहीं करेंगे सर। जो मैं आपसे बात कर रही थी, आपने उसके तनाजुर में कहा कि 2017 और 18 में जो पुट किया था हमने केस आईसीसी में, नजम सेठी साहब ने जो किया था, आप कह रहे हैं कि इस बार जिस स्ट्रैटेजी से रमीज राजा करेंगे उसके नतीजे मुख्तलिफ होंगे। सर मैं सही समझी हूँ आपकी बात? 100% इंशाल्लाह यू विल सी द डिफरेंस। उसकी वजह पता है कि एक क्रिकेटर जाके बात करेगा और जाके क्रिकेट में जाके लॉजिक के साथ बात करेगा, उसको पहला सवाल मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पूछना चाहता हूं, आईसी से पूछूंगा कि आपने अपने सिक्योरिटी एजेंसी का बंदा भिजवाया, आपका ऑफिसर आया, न्यूजीलैंड का ऑफिसर आया, वो 8 हफ्ते हमारे मेहमान बन के रहे, उन्होंने पूरी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने उनको पूरा सिक्योरिटी के प्लान बताए, उसके बाद ग्रीन सिग्नल दिया। व्हाट कैलिबर, व्हाट सिचुएशन, व्हाट इज द सिनेरियो कि आप हमें छोड़ के चले गए हो? किस चीज पे हमें छोड़ के चले गए हो आप लोग? क्या ये जब रमीज भाई इनसे बात करेंगे बीइंग क्रिकेटर, और फिर जब उनको लॉजिक के साथ ये बताएंगे, बताए ना, न्यूजीलैंड में जब उस मस्जिद में ऐसा इंसिडेंट हुआ, इतने लोगों को शहीद किया गया, उसके बाद बांग्लादेश वापस गई, फिर वापस आ गई, इंडिया में जो होटल के जी मुश्ताक अहमद साहब प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आगे बढ़ रही हूँ, कौमी असम्बली में आज क्या हुआ है, अपोजिशन लीडर की तरफ से क्या बातें हुई हैं, ज़रा देख लीजिए, फिर इस पर बात कर लेते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया है, भीख मांगने पर मजबूर हैं। कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? बिजली की कीमत कहां जा पहुंची? पेट्रोल की कीमत कहां जा पहुंची? तेल की कीमत कहां जा पहुंची? मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा महंगाई का तूफान कभी नहीं आया। आज आसमान भी रो रहा है इनकी हरकतों के ऊपर, इनकी बदतरीन गवर्नेंस के ऊपर। एक वादे याद दिला दूं, इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा पेट फाड़ के सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट के भाग गया इसका भाई। मैं अभी खड़े खड़े इनका हिसाब बराबर कर देता हूँ। इन्होंने कर्जे लिए, लोगों को कर्जों से मार दिया, जकड़ दिया और तबाह कर दिया। इन्होंने एक धेरे का मंसूबा नहीं बनाया।
कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मुल्क में महंगाई पर तनकीद कर रहे थे तो हुकूमती अरकान उन्हें उनके पुराने वादे याद दिला रहे थे, लेकिन ये बढ़ती हुई महंगाई, इसको काबू कैसे करें, इसको कंट्रोल कैसे करें, इस पर कोई बात नहीं हुई है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से 8 मिलियन पाउंड की बरामदगी के लिए कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जायदादें फिलफौर फ़रोख्त करने का हुक्म देते हुए मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को मरासले जारी किए हैं। नैब लाहौर का कहना है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा किसी साबिक़ वज़ीर आज़म से जुर्माने की वसूली पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। इस केस में नाज़रीन नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी। शरीक मुलजिमान में मरियम नवाज को 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माना और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। नवाज शरीफ पर आए जुर्माने की रकम इस वक्त 1 अरब 85 करोड़ रुपए बनती है। नवाज शरीफ के नाम मौजूद जायदादों में 1700 कनाल एराजी है, जिसे फ़रोख्त करके रकम कौमी ख़जाने में जमा करवाई जाएगी। नैब के मुताबिक नवाज शरीफ की जायदादों से हासिल होने वाली रकम मुल्क की तामीर और तरक्की में इस्तेमाल होगी। जुर्माने की मुकम्मल रकम रिकवर न होने की सूरत में मुलजिम के मज़ीद असासजात तलाश किए जाएंगे। लाहौर में भी नवाज शरीफ का बंगला बराए फ़रोख्त है। हमारे नुमाइंदे अरशद साहब दिखाएंगे कि वो है और कैसा है, जिसे बेचकर पैसे कौमी ख़जाने में डाले जाएंगे। देखिए ज़रा। इस वक्त जो है वो मैं नवाज शरीफ की जो 135 अपर मॉल पे जगह है, रहायश मतलब एक मकान है, वहाँ पर मौजूद हूँ। इस जायदाद को भी जो है वो नीलाम करने के हवाले से फैसला किया गया है और इस हवाले से नैब लाहौर की जानब से DC और तमाम मुतल्लिका अजला के DCs को जो है वो इस हवाले से मरासलात जारी कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो नवाज शरीफ की 1600 से ज़ायद जो है वो कनाल अराजी है, जिसको नीलाम करने का फैसला किया गया है। यहाँ पर जो है वो ये जगह है, ये पोर्शन है जो कि नवाज शरीफ की जगह बताई जा रही है। यहाँ पर जो है वो इसको नीलाम किया जाएगा और इस हवाले से नैब लाहौर की टीमें भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि सर्वे भी कर चुकी हैं। अब ये जो तमाम सूरत हाल बनी है नाज़रीन, इस पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने नैब पर इल्ज़ामात की बौछार की है। वो भी सुन लीजिए, फिर अदनान आदिल साहब साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। में ये कौमी एहतसाब ब्यूरो की प्रेस रिलीज़ नहीं बल्कि नैब न्याजी गठजोड़ की प्रेस रिलीज़ है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इमरान खान साहब के सियासी एजेंडे का आलाकार बना हुआ है और चेयरमैन नैब उनकी गुलामी कर रहे हैं। नैब की ये प्रेस रिलीज़ें 450 अरब आटे की चोरी पे क्यों नहीं आती? नैब की आंखों पर पट्टी और चेयरमैन साहब अंधे हो जाते हैं जब 800 अरब की चीनी चोरी नज़र नहीं आती, जब बनी गाला का जमान पाक जो करोड़ों रुपए खर्च करके, जिसके पास जेब में धेला नहीं है, वो करोड़ों रुपए खर्च करके जमान पाक की तामीर करवाता है। वो बनी गाला में अपने महल को, गैर कानूनी महल को कानूनी कराता है। कहाँ से आए थे पैसे, आज तक जवाब नहीं हुआ। चेयरमैन नैब की आंखों के ऊपर पट्टी बन जाती है जब 400 अरब की LNG चोरी नजर नहीं आती, हेलीकॉप्टर केस नजर नहीं आता, बिलियन ट्री सुनामी नजर नहीं आता, BRT पेशावर के 122 अरब के खड्डे नजर नहीं आते। ये प्रेस रिलीज, ये तमाशे बंद होने चाहिए। कोर्ट्स मौजूद हैं जहां शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के केसों से पिछले दरवाजे से नैब भाग जाती है, सबूत पेश नहीं कर सकती। PMLN से मुझे अता तारड़ साहब ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। सर खुशामदीद कहूँगी आपको। अता साहब, नैब ने जो करना है वो उन्होंने बता दिया, आप लोगों की तरफ से इसे सियासी टैक्टिक्स कहा जा रहा है सर, लेकिन ये बताइए ज़रा कानूनी तौर पर ऑप्शंस क्या मौजूद हैं आप लोगों के पास? इस फैसले को रोक सकते हैं किसी तरह से आप लोग सर कानूनी तौर पर? बहुत शुक्रिया किरण साहब मदू करने के लिए। देखिए बात ये है कि जब एक मुल्जिम का ट्रायल होता है, उस ट्रायल की जब अपील फाइनलिटी अटेन नहीं करती, यानी उस अपील का प्रोसेस अभी एग्जॉस्ट नहीं होता और वो केस का हतमी फैसला कोर्ट ऑफ अपील से नहीं आता, तो अपील को कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल कहते हैं। और देखिए, सिर्फ ट्रायल कोर्ट के फैसले के तहत इन प्रॉपर्टीज की नीलामी कर देना ये कानूनी तौर पे भी मुमकिन नहीं है। और आपके इल्म में है कि ऑलरेडी इन केसेस की जो अपील्स हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रही हैं। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो अपील्स हैं उस पेंडेंसी के दौरान नैब ये कदम उठा सकता है? ये एक कानूनी सवाल है।
और हमारी कानूनी मशावरत इस पे जारी है और हो सकता है कि नैब के इस इकदाम को हम कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करें। और देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं कि 3 मुकदमात कायम किए गए थे, अल अजीजिया का, एवनफील्ड का और फ्लैगशिप का। मियां नवाज शरीफ साहब फ्लैगशिप में बरी हो गए, एवनफील्ड और अल अजीजिया में सजा हुई मगर एक में फिर सजा मुअत्तल हो गई। अरशद मलिक साहब का मामला मुतनाज़ा हुआ और वो मामला खुल के सामने आया कि किस तरह वो सजा दी गई, इकामे पे पहले निकाला गया। और जज बशीर साहब की भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि किसी किस्म की करप्शन इसमें नहीं है। तो ये बिल्कुल सियासी मुकदमात हैं और हम इस बात पे कायम हैं कि ये मामलात नैब को रातों रात याद क्यों आते हैं। यानी नैब पिछले 2.5 साल से चुप था, यकदम ये इस दोराहे पर आकर इनको ये क्यों सोच आई कि हमने ये लेटर लिखना है। तो मैं समझता हूँ कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैलाफिडे, इनकी बदनीयती शामिल है और इनको बड़े बड़े स्कैंडल्स हुकूमत के नजर नहीं आते। बिलियन ट्री सुनामी से लेके सर, वैसे आप कह रहे हैं इनको रातों रात क्यों याद आया, तो आपको क्या लगता है क्यों याद आया सर? मुझे देखिए, मैं तो ये बड़ा क्लियर समझता हूँ कि जब इन्होंने ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाना होता है, नैब न्याजी गठजोड़ जो है ये इस मुल्क में एक हकीकत है। अब अगला जो मरहला आ रहा है कि ये बगैर ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिए नैब चेयरमैन को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। देखिए, ये कानूनी तौर पे मुमकिन नहीं है। आप जितने मर्जी केसेस बना लें ऑपोजिशन के खिलाफ, आप जितनी मर्जी इंतकामी कार्रवाइयां कर ले, हकीकत रहेगी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस मुल्क में जो आज महंगाई है ना, आपने अभी महंगाई पे बड़ा अच्छा सेक्शन किया। आम आदमी का आजकल ये इशू है, कंटोनमेंट के इलेक्शन में पीटीआई को पूरे पाकिस्तान में मार पड़ी है, पेशावर इंक्लूडेड। क्यों? लोगों ने महंगाई के खिलाफ रद्द-ए-अमल दिया है। मुझे बताएं, एक शख्स जिसकी 15,000 रुपया तनख्वाह है, वो कहाँ से आटा खरीदे, कहाँ से चीनी खरीदे? बम्पर क्रॉप है जी गन्ने का, चीनी 110 रुपए मिल रही है। बम्पर क्रॉप है जी आटा आपको 85 से 90 रुपए मिल रहा है। तो ये कौन सा बम्पर क्रॉप है? और ये कौन लोग हैं जो कहते थे कि जी महंगाई तब होती है जब हुक्मरान चोर होता है? तो मुझे तो समझ नहीं आती कि आटा स्कैंडल में आज तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई, चीनी स्कैंडल में किसी को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया। अगर ये माफिया को पकड़ लेते और अपने ही लोग जो इसके जिम्मेदार थे उनको सजा देते, तो आज एक आम आदमी आटा चीनी महंगा ना खरीद रहा होता। आज रशिया से आपको गंदम इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़ती। ये इस मुल्क के इश्यूज हैं। बाकी ऑपोजिशन के खिलाफ जो मुकदमात बनाने की रविश थी वो पुरानी हो गई। अब अगर ये रविश ना छोड़ी और खुद एहतसाबी हुकूमत ने ना की और असल पाकिस्तानी अवाम के एक आम शहरी के इश्यूज को एड्रेस ना किया, तो आने वाले इलेक्शन में पीटीआई को एक तारीखी मार पड़ेगी और ये पूरे मुल्क से वाइप आउट हो जाएगी। मेरी बात आप नोट कर लें। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अता तारड़ साहब साथ मौजूद थे। आप अदनान आदिल साहब, सिर्फ फैसले को अभी आपने यकीनन अता तारड़ साहब की भी तमाम गुफ्तगू सुनी होगी, कैसा देख रहे हैं सर नैब के फैसले को? सियासी टैक्टिक्स हैं सर ये? देखिए, टाइमिंग तो यकीनन ऐसी है कि अचानक उन्होंने ये क्यों फैसला कर लिया, क्योंकि उनकी जो नवाज शरीफ की अपील थी, चूँकि वो मफरूर हैं मुल्क से और इसलिए उनकी अपील तो खारिज हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और फिर उन्होंने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं की, तो मामला तो अब ये ख़त्म हो गया है। अब नवाज शरीफ जो है अमली तौर पे मफरूर हैं, तो ये कार्रवाई पहले भी शुरू हो सकती थी, लेकिन इस मरहले पे कार्रवाई इस टाइमिंग से ज़रूर सवालात पैदा हुए हैं। ताहम नवाज शरीफ के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस जायदाद की नीलामी को चैलेंज कर सकते हैं, स्टे लेने की कोशिश कर सकते हैं। इसहाक डार ने भी स्टे लिया हुआ है, लेकिन उनका मामला ये था कि उनको सज़ा नहीं हुई थी, वो प्रोसीडिंग में ही शामिल नहीं हुए, तो इसलिए उनको स्टे मिल गया। अब पता नहीं कि अदालत जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चूंकि ये जुरिस्डिक्शन उनकी बनती है, लाहौर हाई कोर्ट की नहीं बनती, क्योंकि वहाँ नैब जो है इस्लामाबाद में है और फैसला भी इस्लामाबाद की नैब अदालत से आया था, तो ट्रायल कोर्ट वहाँ पे था, तो इसलिए अब पता नहीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी स्टे की अपील जो है वो उसको मेंटेन करे, एक्सेप्ट करे या ना करे। बहरहाल उनके पास कानूनी रास्ता अभी मौजूद है, वो उसकी आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये तो एक स्टैंडर्ड बयानिया है पाकिस्तान में कि जब भी किसी सियासी रहनुमा के खिलाफ कोई फैसला आता है तो वो कहते हैं ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है, ये इदारा जो है वो हमारे खिलाफ सियासी तासुब का मुजाहरा कर रहा है। जैसे आप देखें कि हुकूमत इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हुई है, इसी तरह ये लोग नैब चेयरमैन के खिलाफ हुए हैं। समझ आ गई आपकी बात। आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब मफरूर हैं, ये किसी भी वक्त किया जा सकता था, लेकिन इस वक्त जो ये डिसीजन लिया गया है वो जरूर सवाल खड़ा कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब, मैं आप साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आगे बढ़ रही हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट इशू की जानिब आपको लेकर जा रही हूँ। हमारे मुल्क में औलिया कराम के मज़ारात की तरफ रोज़ाना हज़ारों लाखों लोगों का रुजू होता है।
कई मज़ारात पर ज़ायरीन अपने प्यारों को, बीमारों को इलाज के लिए भी लेकर आते हैं। समा के नुमाइंदे रेहान अहमद ने 7 से 8 के लिए बड़ी स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, गौर से देखिएगा इसे। बाबा नूर शावदी मेरी खैर झोली पाद, बाबा नूर शावदी मेरी खैर झोली पाद, तेरे दर उते आया मेरी बिगड़ी बना दे, बाबा नूर शावदी मेरी खैर झोली पाद। मुल्क के हर शहर में औलिया के मज़ारात मरजाए खलाइक हैं। हजारों और लाखों की तादाद में इन दरगाहों की तरफ रुजू करते हैं। कुछ ज़ायरीन तो साहिब मज़ार को महज खराज अक़ीदत पेश करने आते हैं, मगर बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जो कुछ बीमारियों से इलाज, घरेलू मसाइल और माशी मुश्किलात के हल के लिए पहुँचते हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद में 3 हट्टी पर वाक़े सैयद नूर अली शाह शहीद का मज़ार भी ला इलाज बीमारों को शिफा देने के लिए मशहूर है। हज़रत सैयदना नूर अली शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये एक रूहानी डॉक्टर हैं कराची में, और दूर दर ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि देख के अकल दंग रह जाती है कि इनका किसी का यहाँ से गला कटा हुआ है, किसी का कुछ है, तो अल्लाह पाक उन्हें शिफा देते हैं। एक साहब को डॉक्टर ने इलाज करार दे दिया, वो स्ट्रेचर पे यहाँ ले आए, वो जनाब अंदर जब साहिब बुजुर्ग के पास लिटाया तो वो बेहोशी की हालत में थे। अल्लाह पाक ने उनको ऐसी शिफा दी कि वो जो बंदा स्ट्रेचर पे आया था एम्बुलेंस में, वो माशाल्लाह उठ खड़ा हुआ और वो अपने पैरों से वापस अपने घर गए। अशरफ ने आज खाली नहीं हो जाना। नूर अली शाह के मज़ार पर ही एक ज़ायर कब्र पर डाली गई फूलों की पत्तियां खाते और वहां रखा पानी पीते हुए मिले। उनका कहना था कि हादसे में टांग टूटने के बाद जुड़ जाना नूर अली शाह की ही करामत है। मैं इधर ठेला लगाता था, आता था चला जाता था। एक दिन मैं रोड पार कर रहा हूँ तो मेरे को बस वाले ने टक्कर मारी, मेरी टांग टूट गई। 3-4 जगह मैंने दिखाया, पट्टा चढ़ गया, नहीं चल सक रहा था। उसी तकलीफ़ के आलम में मैं इधर आया। इधर आके मैंने बाबा जी से दुआ मांगी, माफ़ी मांगी। अल्लाह पाक के हुक्म से आज ये मेरी टांग देखें चलने काबिल में चल रहा हूँ। ये इन्होंने मुझे सही कराया। बस मैं उस दिन से इनका वो हूँ कि बस कोई भी तकलीफ़ होती है मैं इधर आता हूँ। मैं सिंध गवर्नमेंट से कराया, अब्बासी से कराया। उन्होंने मुझे बोला आपको टीवी है। मैं गया, सब जगह खून मेरे मुंह से इतना गया, ये फूल वाले बताएंगे आपको कि मैं रात सारी रात बरसात हो रही है और मैं खून की उल्टियाँ कर रहा हूँ। इधर आया हूँ, फूल खाता हूँ, दवाई नमक खाता हूँ, अल्लाह के हुक्म से सब साफ़ हो गया हूँ। कोई दवाई नहीं करी मैंने, कुछ नहीं करी। ये वो हस्ती है, मेरी सांसें इनके नाम पे कुर्बान है। सैयद नूर अली शाह के मज़ार पर एक ऐसी खातून भी इजहार अक़ीदत करते हुए मिली जिन्हें कई साल की हाजिरियों के बावजूद न शिफा मिली और न ही दुनियावी हाजत पूरी हुई। 4 दफ़ा ऑपरेशन हो चुका है, शुक्र है, कहना नहीं जोड़ेगा, क्या करें। फिर आप यहाँ क्यों? अब तेल मलती हैं यहाँ से ले जाके तेल, बस अल्लाह शायद जान दे डाल दे हाथ में। 3 साल तो हो गए दुआ मांगते भागते, अब इनकी मर्जी सही करें नहीं करें। पहले कोई दुआ कबूल हुई है यहाँ पे? अभी तक तो मेरी घर की मानी थी, नहीं हुई। इसी मज़ार पर एक इंतहाई परेशान खातून से भी बात हुई जो सिर्फ इलाज की माली सकत न होने की वजह से इस मज़ार पर अरसे से आ रही हैं, मगर उनकी तकलीफ बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन इस मज़ार से लगी आस सेहतयाबी का एहसास भी जाने नहीं देती। हमारा को मैदा में ज़ख्म है, मैदा ख़राब है,
हमारे पास पैसा नहीं, मैं इधर आता हूँ नूरी शाह बाबा में दुआ करता हूँ, चली जाता हूँ घर पे। हमारा घर में दुनिया भी कोई नहीं है, हमारा भाई बहुत से हटा हमारे को पैसा नहीं देता है। मैं इधर आता हूँ नूरी शाह बाबा में दुआ मांगता हूँ, चले जाता घर पे। अल्लाह दा प्यारा तेरा दीवा दा सहारा, ताइयों नूर शाह वली तैनू कहता जग सारा। फायदा होता है? हाँ बहुत शफा होता है। कैसे? बस निया खाता हूँ, गुल पानी पीता हूँ, बस से शफा होता है मेरा बहुत पैसा खर्च हो गई, सही नहीं हो गई। इधर आता हूँ नूरी शाह बाबा पे दुआ करता हूँ, जाता हूँ घर पे। मुमताज आलिम दीन मुफ्ती अहमद का कहना है कि लोगों का बीमारों को इलाज के लिए तबीबों के बजाय मज़ारों पर ले आना सिर्फ तवहुम परस्ती का नतीजा नहीं, बल्कि इसके कुछ दीगर अवामिल भी हैं। अक़ीदे की कमज़ोरी दीनी मालूमात से अदम वाक़फ़ियत की बिना पर है और इसमें बहुत सारे अवामिल दरकार, बहुत सारे अवामिल। एक मामला माशी मसाइल का है, एक मामला महकमा औकाफ की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, एक मामला अवाम की उलमा से दूरी और उसके बहुत सारे अवामिल हैं। लेकिन जब तक आप दीन का फ़हम हासिल नहीं करेंगे, उलमाए हक़ानीन की सोहबत में नहीं बैठेंगे और सुनी सुनाई बातों पर अमल करेंगे तो ये परेशानियाँ बढ़ती रहेंगी। इसी मज़ार पर कुछ ऐसे लोग भी मिले जो महज दूसरों को आता देखकर आना शुरू हो जाते हैं और ऐसे भी थे जो बार बार मज़ार पर आने के बावजूद नामुराद रहने के बाद मसले के हल के लिए सिर्फ अल्लाह ही से रुजू करने की बात कर रहे थे। मैं मन्नत मांगा था मेरे, मगर मैंने बहुत कोशिश करा, मगर अब नहीं हो रहा तो क्या करूं। मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। जाहिर बात है इतने लोग आ रहे हैं, फ़ायदा होगा तो जब भी तो आ रहे हैं ना मज़ार शरीफ पर। जिस तरह हम आ रहे हैं इस तरह दूसरे भी आ रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। मुमताज़ माहिर नफ्सियात नीलम नाज का कहना है कि इलाज पर यकीन होना इलाज में मददगार ज़रूर साबित होता है, मगर बेशतर लोग इसलिए बीमारों को मज़ारों पर ले जाते हैं कि वो दूसरों को ऐसा करते हुए देखते हैं। लोगों को सिर्फ गर्ज है अपने इलाज से, वो सिर्फ चाहते हैं कि उनका जो फैमिली मेम्बर है वो बेहतर किस तरीके से हो सकता है। उन्होंने ये देखा है कि मज़ारों की तरफ लोग गए हैं और बेहतर होकर आए हैं, या तो देखा है या सुना है। इस वजह से उस चीज़ पे यकीन उनका पुख्ता होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो कहते नहीं हमारे जो भी औलाद है या जो भी फैमिली मेम्बर है वहाँ जाएगा तो वो बेहतर हो जाएगा। उसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो हमारे बिलीफ का है, हमारे यकीन का जो है। इंसान को शिफा वहाँ से मिलती है जहाँ से उसको लगता है कि उसका हल मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम सिर्फ पाकिस्तान को देखें तो मज़ारों पे ही इन सारे जहनी अमराज का इलाज हो रहा है। किसी और मुल्क में जाकर देखें तो वहाँ मंदिरों में हो रहा है, कहीं चर्च पे हो रहा है, कहीं होली वाटर से हो रहा है। तो क्या मतलब कि हर जगह पे इलाज मौजूद है? ऐसा ही है, क्योंकि इंसान जो बिलीव करता है कि मुझे इस चीज़ से आराम आएगा, मुझे इस हल से आराम आएगा, उसको वहीं से वो आराम आ जाता है। ये बात वसूख से नहीं कही जा सकती कि बीमारों की सेहतियाबी साहिब मज़ार की करामत है या उन पर यकीन का नतीजा, मगर एक बात तो तय है कि लोग बीमारों को अस्पतालों के बजाय यहाँ ले आते हैं और हैरत अंगेज तौर पर उनमें से कई ठीक भी हो जाते हैं। शायद इसीलिए मीर तकी मीर ने कहा था, ये तवहम का कारखाना है, यहाँ वही है जो एतबार किया। कैमरामैन फैसल आगाई और आतिफ अली मुशर्रफ के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इंडियन मीडिया मुकम्मल तौर पर साजिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुंह की खा रहे हैं, और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करने जा रही हूँ। तालिबान तर्जुमान बड़ा वाज़ेह कर रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान अफगानिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान को अपना खैर खा समझता है और इमरान खान का किरदार काबिल सताइश है। तर्जुमान तालिबान ने कतर और चीन के ताउन का भी खैर मकदम किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी ताकतों से अफगानिस्तान के अरबों डॉलर्स असासे बहाल करने का मुतालबा किया है। साथ ही वजीर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान को नई अफगान हुकूमत को तस्लीम करने में कोई जल्दी नहीं है। आज अफगान काबीना में दीगर ममालिक के वज़रा को भी शामिल किया गया है। हज़ारा, ताजिक और उज़्बेक कौमियतों के लोग भी शामिल हैं। गुलबदीन हिकमतयार की जमात हिज़्ब इस्लामी से भी रुकन शामिल किए गए हैं। दुनिया की नाज़रीन सख्त तनकीद के बावजूद
तालिबान ने अब तक किसी खातून को कैबिनेट में शामिल नहीं किया है, लेकिन ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आज अंदिया दिया है कि हो सकता है बाद में ख्वातीन को भी शामिल कर लिया जाए। मुझे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तालिबान तो हमारे बयानात का खैर मकदम कर रहे हैं सर, पाकिस्तान के किरदार से खुश है, लेकिन मगरबी ब्लॉक इस पर खासी तनकीद कर रहा है सर। तालिबान हुकूमत के हक में खुल्लम खुल्ला आवाज़ उठाना पाकिस्तान के हक में बेहतर है या ख़तरनाक है सर? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जिस तरीके से आवाज़ उठा रहा है उनके हक में, वो बुनियादी तौर पर उनके हक में नहीं कहना चाहिए बल्कि हक की आवाज़ उठा रहा है ये कहना चाहिए। मतलब आप 3-4 ये देख लेना जो स्टेटमेंट्स हैं जो इमरान खान साहब ने कहा है SCO में कि दुनिया को चाहिए कि अफगानिस्तान में जो ज़मीनी हकायक हैं उनको माने। अब इसमें कोई बुराई नहीं है, ज़मीनी हकायक मालूम है कि वहाँ पर हुकूमत एक नई आ चुकी है और उन्हीं की हुकूमत रहनी है, तो ये एक ज़मीनी हकीकत है। फिर वो ये कह रहे हैं कि आप ज़बरदस्ती बाहर से चीज़ें उनके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये कि आप तरह तरह की डिमांड्स जो नहीं उनको कि भी ये कर लें वो कर लें, और डिमांड भी कुछ ऐसी ही कर रहे हैं जो और किसी से नहीं करते, उन्हीं से कर रहे हैं। ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट की डिमांड और कहाँ कहाँ पर की गई है, किस किस मुल्क से की गई है, और ये ख्वातीन जो वजीर हैं 100 से ऊपर मुल्क हैं जहाँ पर कोई खातून वजीर नहीं है, तो उस पर किसी को कोई इतराज नहीं है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान नहायत एहतियात के साथ लेकिन उलुल अज़मी के साथ हक का साथ दे रहा है, और जो सही बात है जो अल्टीमेटली हमारे अपने इंटरेस्ट में भी है क्योंकि हमारा हमसाया है, हमने उनके साथ रहना है। बिल्कुल सर, और सबकी नजरें लगी हुई भी पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान मुस्तकिल इंटरनेशनल कम्युनिटी से तालिबान को इंगेज करने का मशवरा दे रहा है सर, बड़े तवातुर के साथ दे रहा है, अफगानिस्तान के असासे बहाल करने की बात कर रहा है, लेकिन सर दुनिया इमदाद और असासे डीफ्रीज करने के मामले को तालिबान की इंसानी हुकूक पॉलिसी से मशरूत करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल कह चुका है कि तालिबान इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर संजीदा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है कि तालिबान ने पंजशेर और दीगर सूबों में इंसानियत सोज जंगी जराइम का इर्तिकाब किया। अब सर ऐसे में दुनिया हमारा मौक़िफ़ कैसे तस्लीम करेगी कि तालिबान बदल गए हैं? दूसरी बात यह कि अगर तालिबान अपनी बात से फिर जाते हैं, पुरानी डगर पर आ जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा सर? ये पहली बात तो ये है कि देखें दुनिया का वतीरा तो ये है कि वो अपने इंटरेस्ट लुक आफ्टर करते हैं। अगर उन्होंने फैसला किया हुआ है कि अफगान नई हुकूमत को नहीं मानना है तो वो नहीं मानेंगे, या अगर उन्होंने कहा कि 1 साल के बाद मानेंगे तो साल के बाद मानेंगे। देखें कुछ ऐसी चीजें हैं मिसाल के तौर पर कि जी आप अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे टेररिस्ट के खिलाफ, वो कह रहे हैं जी हम नहीं होने देंगे। अकलीतों के साथ आप अच्छा सलूक करेंगे, वो कहते हैं हम करेंगे। और ख्वातीन को आप पढ़ने देंगे, अपने काम पे जाने देंगे, वो कहते हैं हम करेंगे। और ये जो और बातचीत तो हर एक चीज में एक वक्त लगता है ना, ये ओवरनाइट तो कुछ भी नहीं होता कि चंद हफ्तों के अंदर अंदर आपको वहां पर पता चल जाए भी सारा इलाका साफ हो गया है, वहाँ कोई टेररिज्म नहीं है, अकलीतों के हुकूक बहाल हो गए। हर चीज में वक्त लगता है। तो जो लोग ये ऐसे तकाजे कर रहे हैं इंसानी हुकूक को एक दिन में पता चलता है। उनको कश्मीर में इंसानी हुकूक नजर नहीं आ रहे, क्या उन्होंने अपने ताल्लुकात बहाल रखे हुए हिंदुस्तान के साथ के नहीं? तो दूसरी बात यह कि अब दुनिया ऐसी नहीं रही कि सिर्फ अमेरिका और उसके हलीफ ही दुनिया है। दुनिया में और बिल्कुल सर तमाम ममालिक अपने अपने मफादात देखते हैं। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप सर। इस वक्त अफगानिस्तान के लिए सबसे तवाना आवाज पाकिस्तान की है। वजीर आजम बरमला इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो मुसलसल तालिबान से राब्ते में है, लेकिन सर कुछ बाज़ माहिरीन इसे गैर ज़रूरी करार दे रहे हैं और मिसाल देते हैं कि जैसे चीन, ईरान और रूस खामोशी के साथ उन्होंने वो तालिबान के साथ राब्ते में है, वो उन्हें पब्लिक नहीं कर रहे, तो हमें भी खामोशी से काम नहीं करना चाहिए सर, समझते हैं? मेरा ख्याल है कि चीन ने तो देखें चीन ने तो माली इमदाद का ऐलान भी किया है, और चीन का पाकिस्तान का कतर का 3 मुल्कों का नाम लिया है अफगान हुकूमत ने कि ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने हमारी मदद की है और हम सबसे ज्यादा अफेक्टेड हैं, सबसे लंबी सरहद हमारी है, हमारे लोगों के उनके साथ बाकायदा रिश्तेदारी हैं, तो हमारा और दुनिया का मुवाज़ना नहीं किया जा सकता। दुनिया इंतजार कर सकती है, हम ये इंतजार नहीं कर सकते। वो याद रखेंगे अफगान देखें इनकी मेमोरी बड़ी लंबी है। आज जो सलूक हम इनके साथ करेंगे ये इनको साल तक याद रखेंगे। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रवैया बिल्कुल ठीक है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान आज तस्लीम भी कर ले अफगानिस्तान को, तो आप देखिएगा कि फौरन चीन भी तस्लीम करेगा, रूस भी करेगा। और सर वजीर खारजा कह रहे हैं कि अफगान हुकूमत को तस्लीम करने की कोई जल्दी नहीं है, तो पाकिस्तान किन ममालिक की तरफ देख रहा है, किन खास ममालिक को देखकर अपने रद्द अमल या अपना फैसला देना चाहिए पाकिस्तान को? सर नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग चाइना के साथ, रशिया के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, टर्की, कतर, ईरान, इन सब मुल्कों के साथ है,
और ये यक वक्त या एक दूसरे के फौरन बाद ये तस्लीम करेंगे। सिर्फ ये है कि ये इनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो पैसे फंसे हुए हैं अफगानिस्तान के वो किसी तरीके से रिलीज हो जाएं, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि ऐसा हो नहीं पाएगा। अल्टीमेटली पाकिस्तान और ये ग्रुप जिसका मैंने नाम लिया है ये तस्लीम कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे लैटिन अमेरिका के काफी ममालिक जो है इसको तस्लीम करेंगे, तो देखते ही देखते आप देखेंगे कि कई दर्जन ममालिक जो हैं वो इनको तस्लीम कर लेंगे। उसके बाद फिर साफ है कि अभी आज मैं बाइडन की तकरीर सुन रहा था, उन्होंने भी कहा कि हम अभी डिप्लोमेसी अपनी तेज करेंगे अफगानिस्तान के मतलब, जिसका ये मतलब है कि वो चेहरा बदलकर पैंतरा बदलकर आने ही वाले हैं और सबसे पहले पाकिस्तान में ही आएंगे। आप ये भी देख लीजिएगा। ठीक सर। अच्छा सर, तालिबान कैबिनेट में क़य्यूम ज़ाकिर, सदर इब्राहिम वगैरह वो लोग हैं जिन्हें ईरान नवाज कहा जाता है, और कहा जा रहा था कि इब्तिदाई काबीना में उनको शामिल न करने से तालिबान और ईरान के दरमियान मामलात ख़राब हो रहे हैं। अब तो क्या इसी वजह से उन्हें शामिल करके तालिबान ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ईरान का जिक्र बड़े अच्छे लफ्जों में किया गया सर। जी देखें, तालिबान को अच्छी तरह एहसास है कि इंटरनेशनल रिकग्निशन भी उनको चाहिए और इंटरनल सपोर्ट भी उनको चाहिए। तो वो उन्होंने अच्छा फहम फरासत का अभी तक मुजाहरा किया जब उन्होंने बातचीत की है दोहा में, जिस तरीके से चीन गए और रूस गए और ईरान गए और पाकिस्तान आए और सबको यकीन दिलाया कि हम अपना इलाका इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उसके बाद आप उनकी फौजी हिकमत अमली देख लिए, हर जगह तो वो अपनी अकल और फहम का मुजाहरा कर रहे हैं, लोगों को माफ कर दिया। तो ये पता नहीं लोगों को क्यों शक है कि यहाँ तक तो उन्होंने अकल का मुजाहरा कर दिया है, आगे नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। अभी तक तो सिविल वॉर नहीं हुई, बस अभी होने वाली है। आज तक तो खराबी नहीं हुई, बस कल होने वाली है। मेरा ख्याल ये लोगों की ख्वाहिशें हैं जिनके ऊपर पानी फिर जाएगा। अफगान तालिबान ने अपने मुल्क को आजाद करवाया है और वो अपने मुल्क को बेहतरीन तरीके से चलाकर दिखाएंगे। ये मेरा एनालिसिस है। सही कह रहे हैं आप। ये आलमी दुनिया की सर मखमसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम मौजूद थे, वक्त खत्म हो गया नाज़रीन। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।